नमस्कार। मैं हूं अक्षत तिवारी। आज हम चलते हैं भारत के इतिहास के उस दौर में जहां से हमारी संस्कृति की एक बिल्कुल नई कहानी ने करवट ली। ये बात है लगभग 1500 ईसा पूर्व की, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने आखिरी दिनों में थी। तब एक नए युग का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक एज या ऋग्वैदिक काल। चलिए इस दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो आज की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों को देखेंगे। हम आर्यंस के सफर से शुरू करेंगे, फिर ऋग्वेद की दुनिया में उतरेंगे, उस दौर की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी को समझेंगे, और आखिर में उनके धार्मिक विश्वासों पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस युग की नींव रखी, आर्यंस। आखिर ये लोग थे कौन और कहां से आए थे? आर्यंस एक सेमी नोमाडिक यानी अर्ध खानाबदोश समाज था, जो पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा से यही रहा है कि वे भारत में आए कहां से। इस पर इतिहासकारों में हमेशा से एक बहस चलती रही है। इस सवाल पर न कई थ्योरीज हैं। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वानों का मानना था कि उनका मूल घर आर्कटिक रीजन था, लेकिन आज ज्यादातर इतिहासकार सेंट्रल एशिया थ्योरी को ही मानते हैं, जिसके हिसाब से आर्यंस मध्य एशिया या रूसी स्टेप्स के घास के मैदानों से आए थे। तो अगर हम टाइमलाइन को देखें तो करीब 1500 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी, और लगभग उसी समय इंडो आर्यंस का आना शुरू हुआ। और ये जो दौर है अर्ली वैदिक एज, ये करीब 1000 बीसी तक चला, यानी मोटे तौर पे 500 साल का समय। अब एक जरूरी सवाल, हमें इस पूरे दौर के बारे में पता कैसे चलता है? इसका एक ही जवाब है, ऋग्वेद। चलिए इस महान ग्रंथ को खोलते हैं और इतिहास की इस आवाज को सुनते हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, और ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं के लिए की गई प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों ने रचा और याद रखा। यही उस युग का सबसे बड़ा और एकमात्र लिटरेरी सोर्स है। पूरे ऋग्वेद को 10 किताबों या हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। इनमें से मंडल 2 से लेकर 7 तक सबसे पुराने माने जाते हैं, जबकि पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। इससे यह भी पता चलता है कि इसे एक ही बार में नहीं, बल्कि एक लंबे समय में बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि यह कल्चर अकेला नहीं था। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ऋग्वेद में घोड़े यानी अश्व और अग्नि की पूजा का जिक्र है। ठीक यही चीजें ईरान के ग्रंथ जिंद अवेस्ता और ग्रीक महाकाव्यों में भी मिलती हैं। ऋग्वेद का पवित्र पे सोम और जिंद अवेस्ता का होम, ये भी जुड़े हुए लगते हैं। ये समानताएं बताती हैं कि उस दौर में संस्कृतियां आपस में कितनी जुड़ी हुई थीं। चलिए अब बात करते हैं उस समय की पॉलिटिक्स की। ये शुरुआती आर्यन कबीले खुद को चलाते कैसे थे? कबीले को जन कहते थे और उसके मुखिया को राजन। लेकिन राजन का एक और नाम था, गोपति, जिसका मतलब है गायों का रक्षक। सोचिए, इसी एक नाम से सब कुछ साफ हो जाता है कि उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी अपने कबीले और उसके मवेशियों की हिफाजत करना थी। तो राजन की मदद के लिए एक टीम होती थी। इसमें सबसे जरूरी थे पुरोहित, जो पूजा पाठ करते थे, सेनानी, जो आर्मी का चीफ था, व्रजापति, जो जमीन का कंट्रोलर था, और ग्रामीणी, जो गांव का लीडर था। और हां, एक इंटरेस्टिंग बात, उस दौर में टैक्स जमा करने या न्याय के लिए कोई परमानेंट ऑफिसर नहीं होता था। लेकिन सारी ताकत सिर्फ राजा के पास नहीं थी। लोगों की अपनी सभाएं भी थीं, जैसे सभा जिसमें कबीले के बड़े और खास लोग होते थे, और समिति जो आम लोगों की एक बड़ी असेंबली थी। और सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? सभा और विदथ जैसी असेंबलीज में औरतें भी हिस्सा लेती थीं। ऋग्वैदिक काल की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना है दशराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं की लड़ाई। ये लड़ाई परुष्णी नदी, जो आज की रावी नदी है, उसके किनारे लड़ी गई थी। इसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 कबीलों के एक गठबंधन को बुरी तरह हराया था, और माना जाता है कि इसी जीतने वाले भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पॉलिटिक्स से अब आते हैं समाज पर। कैसा था ऋग्वैदिक लोगों का सोशल स्ट्रक्चर? देखिए, समाज का जो बेस था वो थी रिश्तेदारी। सबसे छोटी यूनिट थी कुल, यानी एक परिवार। कई परिवार मिलकर बनते थे विस या क्लैन, और कई क्लैन्स को मिलाकर बनता था जन, यानी कबीला, जो उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और सोशल यूनिट थी। सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, मतलब परिवार का मुखिया पिता होता था। शादी एक जरूरी संस्था थी, लेकिन यहाँ ना तो बाल विवाह का कोई सबूत मिलता है, ना सती प्रथा का, और ना ही पर्दा सिस्टम का। और ये सबसे जरूरी बात है,
किसी का काम जन्म से तय नहीं होता था। एक ही परिवार में अलग अलग काम करने वाले लोग हो सकते थे। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। 4 वर्णों का जिक्र सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाद में जोड़ा गया था। मतलब साफ है, ये व्यवस्था इस युग की शुरुआत में नहीं बल्कि आखिर में सामने आई। उससे पहले समाज काफी हद तक बराबरी वाला था। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमी कैसी थी। ऋग्वैदिक लोगों के लिए सबसे कीमती चीज क्या थी? इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज कर दे। उस दौर में लड़ाई के लिए एक शब्द था गविष्ठी। पता है इसका मतलब क्या है? गायों की खोज। जरा सोचिए, लड़ाई को ही गायों की खोज कहा जा रहा है। इससे साफ है कि जंग का सबसे बड़ा मकसद ही दूसरे कबीलों से मवेशी छीनना था। तो साफ है, उस युग में सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं बल्कि गाय थी। जमीन किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि पूरे कबीले की थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना अमीर माना जाता था। व्यापार ज्यादातर बार्टर सिस्टम से, यानी चीजों की अदला बदली से होता था। राजा को लोग अपनी मर्जी से एक तोहफा देते थे, जिसे बलि कहते थे। ये कोई फिक्स टैक्स नहीं था। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए निष्क नाम के सोने के सिक्के भी इस्तेमाल होते थे। वे तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे, जिसे अयस कहा जाता था। हाँ, लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, धर्म। ऋग्वैदिक लोगों की आस्था कैसी थी? वो किसे पूजते थे? उनका धर्म बहुत सीधा साधा था। वो असल में नेचर की ताकतों को पूजते थे, जिन्हें उन्होंने देवताओं का रूप दे दिया था। जैसे आग, हवा, बारिश, तूफान, ये सब उनके देवता थे। इस दौर में ना तो मूर्ति पूजा थी और ना ही कोई मंदिर थे। पूजा का तरीका था यज्ञ करना और प्रार्थनाएं गाना। देवताओं में कौन सबसे ऊपर था, इसका अंदाजा हम ऋग्वेद में मिले सूक्तों से लगा सकते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, सबसे ज्यादा करीब 250 सूक्त इंद्र के लिए हैं, जो उन्हें सबसे बड़ा देवता बनाते हैं। और उनके ठीक बाद आते हैं अग्नि, जिनके लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। तो इंद्र थे सबसे प्रमुख देवता, युद्ध और बारिश के देवता। उन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया। अग्नि आग के देवता थे, जो इंसानों की प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाते थे। वरुण पानी के देवता थे, जो दुनिया के नियम कानून को बनाए रखते थे। और सोम थे पौधों के देवता, जिनके नाम पर एक खास तरह का दिव्य पेय भी था। तो इस पूरे दौर को अगर हम संक्षेप में समझें, तो ये एक अर्ध खानाबदोश पशुपालक समाज था। हमारी सारी जानकारी का सोर्स सिर्फ ऋग्वेद है। पॉलिटिकल सिस्टम कबीला ही था, जिसे राजन लीड करता था। समाज काफी हद तक बराबरी वाला था और वर्ण व्यवस्था बाद में आई। और इकोनॉमी में सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं बल्कि गाय थी। और जाते जाते एक सवाल सोच कर देखिएगा कि आज से 3500 साल पुरानी इस संस्कृति की कौन सी बातें, कौन सी परंपराएं या मान्यताएं आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर।